हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि भारतीय संविधान के जो प्रमुख लक्षण हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो साइलेंट फीचर्स है उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जो पहला फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हम देखते हैं। तो पहला जो फीचर है वो है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो संविधान है, भारतीय संविधान जो है वो क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटेन का मतलब कि जितनी भी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है, एक ही बुक में जो है वो कंपाइल है। तो ये जो है इसलिए इसे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। वर्ल्ड में जितने भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें सबसे लार्जेस्ट जो है इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडिया का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो क्यों है। तो इंडिया का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान इसलिए है क्योंकि इंडिया में जो है ना 3 तरह के जो लिस्ट हैं। एक तो है सेंट्रल लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट और उसके बाद है कंकरेंट लिस्ट। यूएसए जैसे कंट्री में क्या है कि आपका सेंटर का एक अलग संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो स्टेट्स हैं वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उनका जो है अलग संविधान है। लेकिन इंडिया के संविधान में क्या किया गया है कि जो सेंटर मतलब केंद्र के जो विषय हैं, स्टेट मतलब जो राज्य के विषय हैं, और कॉन्करेंट जो विषय है मतलब कि ऐसे विषय जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं जिसमें सेंटर और स्टेट के, जैसे कि आप देख लीजिए फॉरेस्ट हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, ये सब क्या है कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं क्या है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो मेंशन है। अलग अलग स्टेट के अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट का अलग नहीं है। तो क्या है कि ये सारे जो है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही संविधान में है, तो इसलिए ये बड़ा संविधान बना है। उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जो संविधान सभा बैठा था उसके जो मेंबर्स थे मतलब जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने क्या किया कि लगभग 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी जो अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको इन्होंने क्या किया कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इन्होंने इंक्लूड कर दिया। कुछ तो ओरिजिनल जैसे थे वैसे इंक्लूड कर दिया, या कुछ उन्होंने इंडिया के हिसाब से मॉडिफाई करके इसमें इंक्लूड कर दिया। तो इसलिए भी ये जो है संविधान काफी लंबा हो गया। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, उससे भी काफी चीजें जो है अपने संविधान में ली गई है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो अपना भारतीय संविधान है वो कार्बन कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो यहाँ से भी काफी चीजें ली गई, तो इसलिए भी ये संविधान जो है काफी जो है बड़ा हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है भारत का जो संविधान है वो लगभग हर एक वर्ग को जो है वो कवर करता है। और आपको पता ही होगा कि इंडिया में कितनी जो है डाइवर्सिटी है, मतलब कितनी विविधताएं हैं। तो अब समझ में आपको आ गया होगा इसमें कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड का क्यों है। अब हम देखते हैं इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। मैंने अभी आपको बताया कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो स्टडी किया था और अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीजें जो है जो उनको अच्छी लगी थी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया था। तो जो इमरजेंसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इमरजेंसी जो लगता है वो कहाँ से लिया गया था, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। उसके बाद जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। और इसको जो है अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इनफोर्स कब हुआ था ये, 26 जनवरी 1950 को। और इसी को हम रिपब्लिक डे के रूप में हर एक साल सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब होता है कठोर और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। तो हमारा जो संविधान है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, मतलब कठोर भी है और लचीला भी है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, कोई भी संविधान को हम रिजिड, कठोर और फ्लेक्सिबल, लचीला किस आधार पे कहते हैं, उसके अमेंडिंग प्रोसीजर को। मतलब कि उसका जो अमेंडिंग प्रोसीजर है, मतलब उसमें जो अमेंडमेंट हम करते हैं उसका प्रोसीजर कैसा है, उसके आधार पे हम उसे कठोर या हम उसे लचीला कहते हैं। तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे कि यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया,
वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ का जो संविधान है वो क्या है, रिजिड है, मतलब कि काफी कठोर है, मतलब कि उसको अमेंड करना जो है वो इतना आसान नहीं है। आप यूएसए का एग्जांपल ले लीजिए तो लगभग 1780 से अभी तक जो है लगभग इसमें जो है लगभग 30 अमेंडमेंट जो है अभी तक हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है मुश्किल काम है यहाँ का संविधान में अमेंडमेंट करना, कहाँ का, यूएसए का, स्विट्जरलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का। तो इसलिए इसे जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है। लेकिन ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या है, काफी फ्लेक्सिबल है, ठीक। और वहाँ का जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो काफी इजी है और वहाँ पे काफी जो है संविधान में अमेंडमेंट जो है होते रहते हैं। काफी इजी और सिंपल जो है प्रोसीजर अपना के अमेंडमेंट कर दिया जाता है। लेकिन इंडिया का जो संविधान है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो ये कैसे है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो देखिए इसमें कि इंडिया में जो है कुछ चीजें ऐसी है संविधान में जो काफी इजीली जो है अमेंड हो जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई नया जो है अलाउंसेज को जोड़ना है, पे एंड अलाउंसेज को, या उसको हटाना है, या और मान लीजिए कि कोई नया स्टेट का एडमिशन करना है, ठीक, या किसी स्टेट्स का नाम चेंज करना है। तो ये सब क्या है, सिंपल मेजोरिटी से जो है ये यहाँ पे अमेंड हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो रिजिड है, काफी कठोर है, मतलब जो अमेंडिंग प्रोसीजर है वो काफी कठोर है। जैसे कि मान लीजिए आपको कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ अमेंडमेंट करने हैं, ठीक, तो ये क्या है, ये सिंपल मेजोरिटी से नहीं होगा, इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ये जो चीजें हैं ये जो है आपका सिंपल मेजोरिटी से जो है वो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने हैं, या जो आपको डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, नीति निर्देशक तत्व जो है, इसको अमेंड करना है। तो इसमें क्या है, इसका जो अमेंडिंग प्रोसीजर है वो काफी जो है रिजिड है, ठीक, और स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसके लिए। और एक चीज और है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको। इसका जो है इसके साथ छेड़छाड़ जो है वो नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट हो रहा है लेकिन जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो आधारभूत जो लक्षण है भारतीय संविधान का उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि डेमोक्रेटिक, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऐसा अमेंडमेंट नहीं हो सकता है संविधान में कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक जो ढांचा है उस पे कोई आंच आए, मतलब उसमें कुछ अमेंडमेंट हो जाए कि इंडिया को डेमोक्रेटिक से ऑटोक्रेटिक बनाना है, तो नहीं, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आता है। जैसे इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस आधार से अगर हम देखते हैं तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफी रिजिड है। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, या डीपीएसपी की बात करते हैं, इसको अगर अमेंड करना है तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफी रिजिड है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी फ्लेक्सिबल भी है। तो इसलिए जो इंडिया का संविधान है वो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बोथ है, बीच में है, ना तो ज्यादा रिजिड है और ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 कैटेगरी के अमेंडमेंट्स हैं, सिंपल से मोस्ट डिफिकल्ट तक, और ये उस पर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ अमेंडमेंट कैसा है। तो होप आपको रिजिड और फ्लेक्सिबल जो है वो समझ में आ गया होगा। ये जो है टोटली अमेंडिंग प्रोसीजर पे किसी कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। तो अब हम देखते हैं फेडरल पॉलिटी। तो इंडिया जो है हैज ए फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फेडरल है। फेडरल का मतलब क्या होता है, 2 लेवल गवर्नमेंट। तो इंडिया में क्या है, 2 लेवल गवर्नमेंट है, एक सेंटर और एक स्टेट। और जो पावर्स है वो क्या है, सेंटर और स्टेट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने भी आपको पढ़ाया था सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो कुछ पावर जो है वो सेंटर के पास है, जैसे कि डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सब पावर जो है सेंटर के पास है। स्टेट के पास कुछ पावर्स दिए गए हैं। और एक कॉन्करेंट लिस्ट है जहां पे सेंटर और स्टेट के जो कॉमन इंटरेस्ट की चीजें हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। तो यहाँ 2 लेवल का गवर्नमेंट है, सेंटर और स्टेट का। तो इसलिए इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फेडरल स्ट्रक्चर है। अब इसमें समझिए कि जो इंडिया का स्ट्रक्चर वो फेडरल स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इंडिया क्या टोटली फेडरल स्टेट है? तो इंडिया टोटली अगर बोला जाए कि फेडरल स्टेट है कि नहीं, तो इंडिया टोटली फेडरल स्टेट नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि जो फेडरल स्टेट होता है, जैसे कि यूएसए जो है वो एक फेडरल स्टेट है, ठीक, यूएसए। तो यूएसए में क्या है कि यहाँ का जो स्टेट्स हैं
और सेंटर है, दोनों के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कि संविधान जो है दोनों का अलग है, सेंटर का अलग संविधान है और स्टेट का जो है वो क्या है, अलग संविधान है। उसी तरह से ड्यूल सिटीजनशिप जो है वहां पे है यूएसए में। मतलब कि अगर आपके पास अमेरिका का सिटीजनशिप है और अमेरिका यूएसए में जो और जो स्टेट्स हैं, अगर वहां पे आपको जाके रहना है तो आपको वहां का भी जो है सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। इंडिया जैसा नहीं है वहां पे कि आपने इंडिया का जो है अगर सिटीजनशिप ले लिया तो आप इंडिया के किसी स्टेट में जाके रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टेट्स के लिए अलग सिटीजनशिप नहीं दी गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या है कि इंडिया टोटली फेडरल स्टेट नहीं है, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ही है, अलग स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर, स्टेट, कॉन्करेंट लिस्ट सबका जो है वो चीजें डाल दी गई है। लेकिन यूएसए में क्या है, सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पे और स्टेट्स का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वहां पे ड्यूल सिटीजनशिप है। तो इंडिया टोटली फेडरल नहीं है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर जो इसका है, क्योंकि 2 लेवल गवर्नमेंट है यहाँ पे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, जो पावर, ज्यादा पावर किसके पास है, वो सेंटर के पास ही है। ठीक, सेंटर को ज्यादा पावर दिया गया है, स्टेट को भी पावर दिया गया है, लेकिन जब मान लीजिए कि इमरजेंसी लग जाता है, जब जैसे 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा था, तो जब इमरजेंसी लगता है उसमें क्या होता है, सेंटर के पास जो है ज्यादा पावर आ जाता है। ठीक, जो भी डिसीजन होगा सेंटर का डिसीजन जो है उस समय फाइनल होगा। स्टेट को जो है उस समय पावर जो है स्टेट का वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर को ज्यादा पावर दिया गया है स्टेट से। अच्छा, आप देखिए, इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट यूज द टर्म फेडरल स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का वो फेडरल स्टेट यूज नहीं करता है टर्म, वो कौन सा टर्म यूज करता है, यूनियन ऑफ स्टेट। देयर इज ए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इन द फॉर्म ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद हम देखते हैं द यूएसए इज ए फेडरेशन whereas Britain has a unitary form of government। यूएसए क्या है, एक फेडरेशन है। मैंने आपको बता दिया क्योंकि ड्यूल सिटीजनशिप है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ब्रिटेन जो है वो क्या है, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट है वो एक सेंटर ही वहां पे है, सेंटर ही जो है पूरे ब्रिटेन को जो है वो हैंडल करता है। स्टेट्स को अलग पावर वहां नहीं दी गई है, सेंटर का ही जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन होता है और पूरे ब्रिटेन पे वो लागू किया जाता है। तो इसलिए ब्रिटेन जो है वो क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और यूएसए क्या है, फेडरेशन है। और इंडिया क्या है, फेडरेशन और यूनिटी के बीच वाला है। ठीक, क्योंकि इंडिया टोटली यूनिटरी भी नहीं है। सेंटर जो डिसीजन लेता है, क्या सारे डिसीजन वो थोपता है क्या स्टेट पे, नहीं थोपता है। तो पूरा यूनिटरी भी नहीं है और पूरा जो है फेडरेशन भी नहीं है। तो इंडिया जो है क्या है, तो इंडिया है क्वासी फेडरल। तो इंडिया का जो पॉलिटी है वो क्या है, फेडरेशन और यूनिटरी के बीच का है। तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। इट मीन्स ए फेडरल सेटअप वेयर डिस्पाइट हैविंग 2 क्लियर सेट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि फेडरल सेटअप तो है यहाँ पे, मतलब कि 2 क्लियर सेट ऑफ गवर्नमेंट हैं, सेंटर और स्टेट, लेकिन मोर पावर्स आर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब 2 क्लियर सेट ऑफ गवर्नमेंट हैं, सेंटर और स्टेट, लेकिन ज्यादा पावर किसको दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। आगे देखते हैं हम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज ए फेडरल विथ ए यूनिटरी बायस। मतलब कि फेडरल स्ट्रक्चर तो है लेकिन यूनिटरी बायस है, मतलब एकात्मक पक्षपात है। एकात्मक पक्षपात का मतलब सेंटर को ज्यादा पावर दिया गया है और स्टेट को जो है सेंटर से कम पावर दिया गया है। आगे देखते हैं हम, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ ए फेडरेशन सो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी इंटरप्रेटेड इम्पार्शियली। जो सुप्रीमेसी है जुडिशियरी का, मतलब कि जो न्यायपालिका का जो सुप्रीमेसी है वो इसेंशियल फीचर है फेडरेशन का। इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अगर चेंजेस आते हैं, मतलब कि अगर जो लेजिस्लेचर है, विधायिका, अगर ये कोई कानून बनाता है तो उसको क्या है, ये इंटरप्रिटेट करता है कि ये जो कानून बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा और एग्जीक्यूटिव के द्वारा, मतलब कार्यपालिका के द्वारा ये जो इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आता है कि नहीं आता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के सर्कल में आता है कि नहीं आता है। ये किसका काम है, न्यायपालिका का। तो जुडिशियरी का क्या काम है कि संविधान का
इंटरप्रिटेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, उसका पालन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, उस पे वॉच रखना। तो इसलिए इसकी सुप्रीमेसी जो है वो एक इसेंशियल फीचर है फेडरेशन का। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया जो है वो क्वासी फेडरल क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ फेडरेशन के लक्षण हैं और कुछ यूनिटरी के लक्षण हैं। तो इसलिए जो है इंडिया क्या है, एक क्वासी फेडरल जो है, यहाँ का पॉलिटी जो है वो क्वासी फेडरल है। अगला फीचर हम देखते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो कैसा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक हेड ऑफ स्टेट होता है और एक जो होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं, पीएम होते हैं। तो इसमें क्या है कि इंडिया के केस में क्या है कि प्रेसिडेंट को है न्यूमरस पावर्स दिए गए हैं। नो डाउट प्रेसिडेंट के पास काफी न्यूमरस पावर है, लेकिन जो है इन प्रैक्टिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम एक्साइजेस दिस पावर। ये पावर तो न्यूमरस दिया गया है प्रेसिडेंट को, लेकिन ये जो असली पावर का यूज जो है वो कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल एक्सिक्यूटिव है, ठीक, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है, वो रियल एक्सिक्यूटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, नॉमिनल एक्सिक्यूटिव और रियल एक्सिक्यूटिव का मतलब कि जो प्रेसिडेंट है वो एक्ट किस पे करता है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को और उसी एडवाइस पे जो है प्रेसिडेंट एक्ट करता है। तो इसलिए प्रेसिडेंट को जो है नॉमिनल एक्सिक्यूटिव कहा जाता है और पीएम को क्या कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर को रियल एक्सिक्यूटिव। तो इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक। और पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों जो है पार्लियामेंट के पार्ट हैं। लोकसभा को जो है लोअर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और प्रेसिडेंट, ये तीनों जो है पार्लियामेंट के पार्ट हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट के कौन कौन से पार्ट हैं, तो वो हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों पार्लियामेंट के पार्ट हैं, ठीक। अब हम अगला फीचर्स देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। कुछ जो है मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं और कुछ मौलिक कर्तव्य जो हैं वो संविधान में दिए गए हैं। तो अब पहले हम मौलिक अधिकार देखते हैं, फंडामेंटल राइट देखते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फंडामेंटल राइट, मतलब कि भारत का जो संविधान है उसमें क्या है, कुछ मौलिक अधिकार, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो नागरिकों को जो है प्रदान किए गए हैं, दिए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ने 6 फंडामेंटल राइट मतलब कि 6 मौलिक अधिकार जो है हमें दिए हैं जो जस्टिसिएबल है एंड हेंस आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशियरी। मतलब कि ये जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट वो जस्टिसिएबल हैं और ये जो है जुडिशियरी के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा प्रोटेक्टेड है, ठीक। इसका मतलब ये है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स या आपका मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जो मौलिक अधिकार है उसकी वो रक्षा करेगा, ठीक। तो इसलिए ये जस्टिसिएबल इसीलिए कहा गया है एंड हेंस आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशियरी, और ये जुडिशियरी के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक इसमें फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। टोटल जो है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। वो कौन कौन से राइट्स हैं मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स है और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है। फंडामेंटल राइट्स को आगे के वीडियो में मैं फुल डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो उसमें जो है मैं सारी चीज़ों को कवर करूंगा। उसके बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब कुछ मौलिक कर्तव्य हैं हमारे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया के होते हुए हमारे देश के प्रति, ठीक। तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था कब, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में, कि कुछ जो है सिटीजन्स का भी कुछ दायित्व है देश के प्रति, तो उसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहा गया और वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट करके 1976 में। इनिशियली इसमें क्या था कि इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो थे, मतलब कि मौलिक कर्तव्य जो है इसमें मेंशन थे, जो बोला गया था कि सभी सिटीजन्स को जो है ये इसको मानना चाहिए, मतलब ये आपका दायित्व है आपके देश के प्रति। और जैसा कि जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है, आर गिवन एज गारंटी टू द पीपुल, द ड्यूटीज आर ऑब्लिगेशन विच एवरी सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। मतलब फंडामेंटल जो राइट है, मौलिक अधिकार, आपको गारंटी दिया गया है,
लेकिन ड्यूटीज क्या है, जो कर्तव्य है वो आपका दायित्व है, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सिटीजन्स हैं वो क्या करें कि उसको परफॉर्म करें। अच्छा, एक चीज में और देख लीजिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जब इनिशियली कितने थे, 10 थे। ठीक, 1976 में जब ये ऐड किया गया था तो उस समय 10 ही थे, लेकिन 11th जो है वो जोड़ा गया 86th अमेंडमेंट करके 2002 में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या था कि एवरी पेरेंट और गार्जियन टू इंश्योर दैट देयर चाइल्ड और वार्ड वाज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। मतलब कि हर एक गार्जियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करें जो जब वो 6 से लेके 14 ईयर्स के बीच में हो। ठीक, और इसके लिए आर्टिकल 51A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब कि जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो है कहाँ से लिया गया था, तो ये जो है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया था। और इसमें क्या है कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू आवर पीपल, मतलब कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको सामाजिक और आर्थिक जो है न्याय प्रदान करना, इसका जो है मेन मकसद था डीपीएसपी का। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इसका एम क्या है कि एक वेलफेयर स्टेट बनाना, वेलफेयर स्टेट बनाना जहाँ पे जो है कोई कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो किसी एक के हाथ में। मतलब ऐसा ना हो कि कुछ के पास ही पैसे हैं और कुछ के पास बिल्कुल जो है पैसे नहीं है, मतलब कुछ लोग काफी अमीर हैं, कुछ लोग काफी गरीब हैं। तो इसको जो है चेक करना डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो है मेन एम था, और वेलफेयर स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट करना। और इसमें ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट का अप्रोच होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, मतलब कि समाजवादी होना चाहिए। मतलब कि सारे लोगों का जो है वेलफेयर देखना ही जो है गवर्नमेंट का अप्रोच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो अप्रोच है वो केवल कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट का मतलब पूंजीवादी, मतलब पूंजीवादी लोगों को ही है जो है हेल्प कर रहा है, उसी को जो है सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए जो है डीपीएसपी ये बताता है कि गवर्नमेंट का जो अप्रोच है वो कैसा होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, समाज का विकास के लिए होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये कोर्ट में जो है जस्टिसिएबल नहीं है, इसको जो है जुडिशियरी के द्वारा जो है प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। ठीक, इसके बारे में भी मैं डिटेल में और पढ़ाऊंगा कि अगर ये जस्टिसिएबल नहीं है तो इसका क्या मतलब रह गया डीपीएसपी का। तो इसके बारे में जो है जब हम आगे लेक्चर प्रोसीड करेंगे और जब डीपीएसपी पढ़ेंगे जब हम फुल डिटेल में, तो उसमें मैं आपको पूरी अच्छे से समझाऊंगा। अगला देखते हैं हम सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। तो इंडिया है जो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसा है, सिंगल और इंटीग्रेटेड है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स कोर्ट है जुडिशियल सिस्टम का, सबसे ऊपर में जो है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। उसके नीचे आते हैं कोर्ट ऑफ अपील जिसे हाई कोर्ट कहते हैं हम। ठीक, और उसके नीचे क्या है आपके जो है लोअर कोर्ट्स हैं। लोअर कोर्ट्स के जो डिसीजन है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं कहाँ, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको कहाँ चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये फाइनल अथॉरिटी होती है। ठीक, और ये जो है इसलिए इसे अपेक्स कोर्ट कहा गया है। तो आप देखिए जो इंडियन का जुडिशियरी सिस्टम है वो कैसा है, लाइक ए पिरामिड है कि लोअर कोर्ट जो है वो नीचे की ओर है, लोअर कोर्ट फिर उससे ऊपर और फिर सबसे ऊपर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट है। अगला जो साइलेंट फीचर है वो क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। इंडियन जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। इंडिया का जो न्यायपालिका है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है बिल्कुल और इम्पार्शियल है। इट इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लेजिस्लेचर। मतलब कि ये कार्यपालिका और विधायिका के इन्फ्लुएंस से जो है बिल्कुल फ्री है और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अगला जो साइलेंट फीचर है वो क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में जो है वो क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आपने इंडिया का सिटीजनशिप ले लिया तो आप कहीं भी किसी स्टेट में जाके रह सकते हैं, आपको वहां के स्टेट के लिए सेपरेट जो है वो सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो है फेडरल स्टेट में क्या होता है कि डबल सिटीजनशिप जो है वहां पे देखा गया है, जैसे कि यूएसए में। तो इंडिया मैंने आपको बता ही दिया था कि इंडिया टोटली फेडरल स्टेट नहीं है, इंडिया क्या है, क्वासी फेडरल है। ठीक, यहाँ पे एक ही सिटीजनशिप है। एंड एवरी सिटीजन इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो भी सिटीजन है इंडिया में वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ हिज रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ। इरिस्पेक्टिव की कहाँ उनका प्लेस ऑफ रेसिडेंस है और कहाँ उनका बर्थ हुआ है, वो ऑल जो है वो हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया है। अगला जो साइलेंट फीचर है वो क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इंडिया का जो डेमोक्रेसी है फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वन पर्सन वन वोट। इंडिया में जो है
वो एक आदमी को एक ही वोट जो है दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई रिच है तो उसको 4 वोट है, कोई पुअर है तो उसको 1 वोट दिया गया है। इंडिया का जो इलेक्शन प्रोसेस है, मतलब कि इंडिया का जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो क्या है, 1 पर्सन 1 वोट के आधार पे है। एक आदमी को एक ही वोट जो है वो दिया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस पॉलिटिकल इक्वालिटी, और इससे क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है। वो कैसे है, ना रिच पुअर, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, कहीं का हो, उसको कितना है, एक ही वोट जो है वो ऑथराइज है। तो इससे क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी इंडिया में जो है एस्टेब्लिश है। उसके बाद जो है 18 साल एंड एबव, 18 ईयर्स से एबव जो भी लोग हैं वो क्या है, एक वोट करने के लिए वो ऑथराइज हैं। ठीक, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन और स्टेटस, मतलब कि इरिस्पेक्टिव ऑफ उनके जाति, उनका सेक्स क्या है, किस रेस से आते हैं, कौन सा रिलीजन है, कौन सा उनका स्टेटस है, अमीर है गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 पर्सन एंड 1 वोट। अगला हम देखते हैं तो इमरजेंसी प्रोविजन, मतलब कि आपातकाल। आपातकाल जो है ये एक साइलेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, ये आपातकाल जो है वो किसके कॉन्स्टिट्यूशन से इन्होंने लिया था, तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तो इसमें क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एक्सपेक्टेड दैट देयर वुड बी ए सिचुएशन व्हेन द गवर्नमेंट कुड नॉट बी रन इन यूजुअल मैनर, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, संविधान के निर्माता थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो यूजुअल मैनर में फंक्शन नहीं कर रहा है। तो उस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए जो ये इमरजेंसी प्रोविजन है वो संविधान में जो है ऐड किया गया था। तो 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, मतलब 3 तरह के जो आपातकाल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पहला आर्टिकल 352 में जो है इमरजेंसी कॉज्ड बाय वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर वार हो जाता है और एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है तो आर्टिकल 352 के तहत जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। उसके बाद है आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी। ठीक, इसके फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, अगर जो स्टेट में जो संवैधानिक मशीनरी है अगर वो फेल हो जाता है तो क्या है, स्टेट इमरजेंसी जो है लग जाती है, जिसमें जो है किसका रूल हो जाता है, प्रेसिडेंट का रूल हो जाता है। उसके बाद जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये है आर्टिकल 360 में मेंशन है। अच्छा, इमरजेंसी के समय होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपने पढ़ाई अभी। तो क्या होता है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है तो उस समय जो है सेंटर के पास ज्यादा पावर हो जाता है और सेंटर का जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। ठीक, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है जो गवर्नमेंट है वो यूनिटरी बिहेव करने लगती है, एकात्मक बिहेव करने लगती है, मतलब कि सारा जो पावर है वो सेंटर के पास आ जाता है और सेंटर ही जो है वो सारे डिसीजन ले सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो होप आपको साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।